नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर नीलेश पटेल सूरत गुजरात से आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने। और आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ मीन्स जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो भारत भर में बहुत सारे दर्दी मरीज़ ये रोग से व्याधि से पीड़ित है। शायद हम बोल सकते हैं कि 75% जो घरों में जो 3 या 4 रोग सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है और एक पेट की होने वाली बीमारियों में कब्ज़ है, जो सर्वसामान्य सभी घरों में शायद एक पेशेंट, एक मरीज़ ऐसा हमें मिलता है। तो कब्ज़ और ये कॉन्स्टिपेशन, उसका कारण क्या है और हम क्या तकीदारी कर सकते हैं उसके बारे में आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कब्ज़ किसे बोलते हैं? कब्ज़ का मतलब है मल का कठिन और कड़ा हो जाना। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं तो बोलते हैं कि हफ्ते में 3 बार या 4 बार मल प्रवृत्ति होती है, और वो भी कड़ी होती है, कठिनाई से होती है, बहुत बल और जोर लगाने के बाद होती है। तो सामान्यतः ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको 7 दिन में 7 बार से लेके 12-13 बार मल निष्कासन होना चाहिए। तो वो हेल्दी है, नॉर्मल है। अगर कई कारणों की वजह से ये 7 दिन में जो 7 बार से लेके 12 बार तक जो मल निष्कासन की प्रवृत्ति है वो नहीं हुई, और बहुत लोगों को सुबह शाम 2 बार मल निष्कासन के लिए जाने का हैबिट रहता है, और 2 बार नहीं है तो रेगुलर सभी लोग दिन में 1 बार सुबह तो मल प्रवृत्ति होती ही है। तो 7 दिन में 7 बार हुआ तो भी नॉर्मल है। लेकिन बहुत सारे मरीजों को ऐसी कंप्लेन रहती है कि उनको 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार, ऐसा हम अगर काउंट करें तो हफ्ते में 3 बार से लेकर 4 बार मल प्रवृत्ति होती है और बहुत कठिन होती है, जोर करना पड़ता है। तो उसे हम कब्ज़ बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो आप समझ गए कि हफ्ते में 7 बार से 12 बार अगर आपको मल प्रवृत्ति है तो वो नॉर्मल है। लेकिन वो 7 बार नहीं होता है और हफ्ते में 3 बार या 4 बार ही हुआ तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसकी सारवार या उसका क्योर करने में सफलता नहीं मिलती है। बहुत बार हम उसे सुनते हैं मीडिया के थ्रू या बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू कि ये नुस्खा अपनाया तो आराम मिलेगा, इतना पानी पिया तो आराम मिलेगा, ये खाना खाया तो आराम मिलेगा। लेकिन वो खाते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तब तक राहत मिलता है। फिर से हमने बंद किया तो फिर से जो भी तकलीफ़ थी वो वहाँ आके खड़ी हो गई। फिर से मल प्रवृत्ति होने में दर्द होने लगता है, कठिन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि उसके कारण क्या क्या है, उसके कौन कौन से लक्षण हैं, और आप क्या उसके ध्यान रखेंगे तो आप इससे बच पाएंगे। तो उसके प्रमुख कारण हम देखें तो सबसे महत्व का जो प्रमुख कारण है वो है खान पान। आज हम जो भी खाना खाते हैं, आज की जो लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना जो हम खा रहे हैं वो सूट नहीं हो रहा है। उसकी वजह से पाचन तंत्र की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने लगी है। तो ये पाचन तंत्र की जो बीमारी है उसमें से एक ये कब्ज़ है। तो बेकरी फूड्स खाना, जंक फूड खाना, बहुत कम मात्रा में खाना खाना जो हमारे शरीर को सूट नहीं हो रहा है, हमारी अग्नि उसे पचाने में सफल नहीं हो रही है, ऐसा भारी खाना खाना, सूखा खाना खाना। तो ये जो भी खाने की जो वैरायटीज़ आजकल उपलब्ध है मार्केट में, वो सभी हम खाते हैं तो उसका पाचन होता नहीं। उसकी वजह से ये जो मल प्रवृत्ति है
वो बराबर होती नहीं है और हमारा मन कड़ा हो जाता है। दूसरा है कम पानी पीना। आजकल ये जो भी लाइफस्टाइल है हमारा, एसी में बैठते हैं और काम भी मेहनत वाला नहीं है, बहुत कम काम है, सेडेंटरी लाइफ हो गई है। तो बहुत सारे लोगों का पानी का भी, जो पानी पीने का जो रेशियो था हमारा, वो भी कम हो गया है। तो पानी, लिक्विड जो भी है, छाछ है, दूध है, जो भी लिक्विड की मात्रा जो कम हुई है, वो भी एक उसका कारण है। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी, एक्सरसाइज नहीं है। पूरा लाइफ सेडेंटरी लाइफ की वजह से सुबह से शाम बैठना, लिफ्ट का यूज़ करना, पैदल चलना का भी कम हो गया, समझ लो कि बंद जैसा हो गया। क्योंकि ये जो आज का जो फास्ट युग बन गया है कि किसी के पास अपने शरीर के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए समय नहीं है। तो पूरा दिन बैठे रहना, एक ही जगह पे बैठ के ऑफिशियल काम करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी एक उसका कारण है। बाद में दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी दवाई है जिसकी वजह से नॉर्मली कब्ज होती है। उसमें से कोडेइन है, एमिट्रिप्टिलिन है। बाद में कोडेइन का जो दूसरा जो भी फॉर्मुलेशन बनता है खांसियों का मेडिसिन, उससे भी बहुत बार कब्ज होने की संभावना रहती है। तो अगर आपको कब्ज है और आप उसमें से कुछ दवाई यूज़ करते हैं, तो आपको एक बार आपके जो डॉक्टर है उनके पास कंसल्टेशन करवा लेना चाहिए कि मैं ये जो दवाई खा रहा हूँ उसकी वजह से तो मुझे कब्ज की परेशानी नहीं है ना। तो वो उसका भी सॉल्यूशन करके आप उसमें से बच सकते हैं। बाद में 2-4 ऐसे रोग हैं, व्याधि है, जिसमें भी कब्ज रहता है। डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, उसकी वजह से भी नॉर्मली कब्ज रहता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी कब्ज की तकलीफ रहती है। तो ये सभी उसके प्रमुख कारण हैं कि जिसकी वजह से कोई भी हेल्दी और नॉर्मल इंसान को कब्ज होने की संभावना रहती है। पहला मैंने बोला खान पान, दूसरा कम पानी पीना, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं होना, चौथा है कुछ दवाई, पांचवी है नॉर्मल डिसीज़ जो प्रेगनेंसी है या थायराइड का बीमारी है या डायबिटीज़ का बीमारी है, और लास्ट कारण है जो भी आज की हमारी जीवन शैली है, हमारा जो प्रदेश है जहाँ पे जो हम रहते हैं उसके हिसाब से उसकी जो दिनचर्या और ऋतुचर्या है, समझ लो कि गुजरात का अलग है, पंजाब हरियाणा नॉर्थ का अलग है, साउथ में गए तो केरला कर्नाटक का अलग है, ईस्ट साइड गए तो आसाम कोलकाता, जो वहाँ का जो दिनचर्या है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जो भी हमारा डेली रूटीन शेड्यूल है वो भी चेंज होने से पाचन की बीमारी, भूख लगने में तकलीफ, पाचन का तकलीफ, ये सभी तकलीफ होके कब्ज की संभावना होती है। तो आपको ये सभी कारणों का आपके शरीर के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट है आपको देख लेना है, उसके ऊपर थोड़ा जांच कर लेना है, और आपका जो भी फैमिली डॉक्टर, कंसल्टेंट डॉक्टर है, उससे आप पूछ के इन कारणों के ऊपर चर्चा करके आप उसमें से बच सकते हैं। आगे हम देखेंगे उसके लक्षण कि कब्ज होती है तो क्या क्या शरीर में बदलाव और क्या क्या उसके लक्षण हमें दिखेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है कब्ज का कि मल प्रवृत्ति, मल निष्कासन जो है वो कठिन और कड़ा होना। जो भी व्यक्ति ऐसा बोले कि टॉयलेट बाथरूम में बहुत जोर करना पड़ता है, बहुत तकलीफ के बाद मल आता है, बहुत कठिन और कड़ा मल आता है, तो उसको कब्ज बोलते हैं। दूसरा है पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना, गैस जैसा लगना, ये भी उसका एक लक्षण है। बाद में खट्टी तीखी डकार आना, एसिडिटी जैसा होना, क्योंकि एक साथ मल प्रवृत्ति नहीं हुआ तो जो भी गैस बनेगा, अजीर्ण होगा, पाचन की तकलीफ होगी, उसकी वजह से एसिडिटी जैसा होना, गैस का होना, बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले पड़ने, पिंपल्स का आ जाना, चमड़ी का तकलीफ जो होता है, उसका भी यह एक प्रमुख कारण है कब्ज और कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ये सभी लक्षण जो है वो सेकेंडरी है। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है
मल का कठिन होना, कड़ा हो जाना और मल निष्कासन में बहुत जोर करना, दबाव पेट के ऊपर लाना और वो भी कम मात्रा में होता है। तो ये उसके लक्षण। आपको इसमें से कौन कौन से लक्षण हैं देख लीजिए और उसके हिसाब से आप उसकी सारवार करा सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि ये जो प्रमुख उसके जो कारण हैं और कारण के हिसाब से उसके जो लक्षण मैंने आपको बताए, तो इसमें से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे, हम इसमें उसकी सारवार करके कब्ज की अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बना पाएंगे। तो पहला मैंने आपको कारण बताया था कि खान पान। तो आप ऐसी क्या चीज़ खाने में लेंगे जिससे आपको कब्ज की तकलीफ ना हो। तो पहली उसकी जो हम सारवार बोल सकते हैं, जो हम घर से ही उसका सारवार चालू करना है। तो पहला खान पान में चीज बदलाव लाना है। जो भी आप खान पान जो लेते हैं वो फ्रेश होना चाहिए। सुबह का बनाया सुबह, दोपहर का बनाया दोपहर का और शाम का बनाया शाम को। आपको बासी और जंक फूड खाना नहीं है। जो भी आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी भाजी बनता है वो फ्रेश बना के फ्रेश उसको यूज़ करना है। दूसरा, लिक्विड जो भी आप लेते हैं, खाने के साथ छाछ लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उसकी मात्रा भी थोड़ी बढ़ानी है। लिक्विड अगर जाएगा खाने के साथ तो भी कब्ज की परेशानी कम होती है। रेगुलर आपको खाने पीने में जो भी मैं आपको लिक्विड बताया वो आप ले सकते हैं। साथ में पानी की मात्रा भी आपको बढ़ाना है। हर रोज़ आपके शरीर के हिसाब से पानी की जो ज़रूरियात है उससे थोड़ा पानी ज़्यादा लीजिए। अभी आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु है, ज़्यादा गर्मी होगा तो पसीना भी ज़्यादा आएगा। तो ऐसी ऋतु में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। नींबू शरबत है, वरियाली शरबत है, ये आप ज़्यादा ले सकते हैं। जूस है, फ्रूट है, जो भी मार्केट में सेव है, बाद में द्राक्ष है, ये सभी चीज़ आप ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा है फिज़िकल एक्सरसाइज। तो रेगुलर आप सुबह और शाम थोड़ा वॉकिंग कीजिए, 10, 15, 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। योगासन, कसरत, आसन, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। दूध ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दूध से भी कब्ज होता है, कि उनकी तासीर, उनका जो शरीर का जो प्रकृति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है शरीर का, उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को दूध से कब्ज होती है। तो उन लोगों को दूध नहीं लेना चाहिए। बाकी के जो लोग हैं वो लोग हर रोज़ शाम को और सुबह 1 गिलास या आधा गिलास आप दूध ले सकते हैं। छाछ ज़्यादा ले सकते हैं। बाद में जितना भी हो सके उतना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आपका होना चाहिए। जो भी सेडेंटरी लाइफ है उसकी वजह से इसका प्रमुख कारण है, तो वो छोड़ के आप थोड़ा आपकी जीवन शैली में चेंजेस लाइए। आगे देखें तो कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे कब्ज होता है, तो वो चीज़ हमने बंद कर दिया तो आप उसमें से रिलीफ कर सकते हैं। तो पहला है जंक फूड। जो भी बाहर का जंक फूड है वो आप बंद कर दीजिए। बेकरी प्रोडक्ट्स जितना है, ब्रेड है, बिस्किट है, सूखी चीज़ है, वो आपको नहीं लेना है। ठंडी और बासी चीज़, सुबह का बनाए दोपहर को शाम को, वो नहीं लेना है। गर्म चीज़ है, ज़्यादा तला हुआ चीज़ है तो वो नहीं लेना है। तीखा चीज़ है बहुत ज़्यादा, वो भी ऋतु के हिसाब से। अभी जो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है उसमें हम ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते, पाचन शक्ति, डाइजेशन की तकलीफ होगी। बाद में पाचन का जो भी डिसीज आएगा और उससे भी कब्ज होने की संभावना रहती है, तो वो नहीं खाना चाहिए। बाद में बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो गर्म होती है ऋतु के हिसाब से और जिससे भी कब्ज होने की संभावना है। तो बैगन है, टमाटर है, भिंडी है और चना है, मटर है। कई बार ये भी चीज़ है जो कब्ज का जो कारण बन सकती है, तो वो नहीं लेना चाहिए।
सूखा अन्न है जिसको बाजरी बोलते हैं, ज्वार है, उससे भी कई बार ये कब्ज़ की तकलीफ होती है, तो वो भी लेना नहीं चाहिए। अगर कब्ज़ लंबे समय तक रहा आपके शरीर में, तो और आगे चल के उनमें से क्या क्या व्याधियाँ होती हैं। तो आपने अगर कब्ज़ का सारवार नहीं किया, आपके जो फैमिली डॉक्टर है उसका कंसल्टेशन करके आपको कब्ज़ का सारवार करा लेना चाहिए। अगर नहीं किया है, लंबा समय तक आपके शरीर में कब्ज़ रहा, तो आगे चल के आपको पेट की बीमारी के साथ मलमार्ग की जो बीमारी है, बवासीर है, पगंदर है, फिशर है, ये होने की संभावना होती है। क्योंकि जितना कठिन मल होगा, कड़ा मल होगा, मल निष्कासन के समय आपको प्रेशर करना पड़ेगा, जोर करना पड़ेगा, तो जो मल मार्ग की जो रक्त की नलिकाएँ है उसमें सूजन आएगा, वो फूल जाएगी, तो बवासीर बनेगा। अगर उसमें घाव हो गया, छाले पड़ गए, जैसे हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं, जैसे मल मार्ग की जो चमड़ी है वहाँ पे छाले पड़ गए, तो वहाँ भी आपको दर्द और जलन होगा, फिशर बन सकता है। तो ये भी आपको उसमें से बचना है, इसलिए इसकी सारवार हो सके उतना जल्दी करना है। और बहुत सारे पेशेंट को जो मूत्र मार्ग की जो बीमारी है, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, ये भी एक तकलीफ होती है। पेट की जो समस्या है, अगर मल निष्कासन नहीं हो तो पेट में गैस बनेगी, भूख लगने में, भूख में तकलीफ परेशानी होगी, जो भी खाना खाएंगे उसका डाइजेशन, पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, खट्टी तीखी डकार आना चालू हो जाएगा, एसिडिटी की तकलीफ बनेगी, बहुत सारे लोगों को सिर दर्द की तकलीफ होती है। ये भी अलग अलग बीमारी इससे आगे चल के होती है। तो मैंने आपको बताया कि कब्ज़ के बारे में, उसका जो भी नॉर्मल एक इंसान को कितनी बार मल निष्कासन होना चाहिए, उसके प्रमुख लक्षण हैं, उसके कारण हैं, और आप घर पे उसकी क्या सारवार कर सकते हैं। तो ये सब आप घर में ही आपके हिसाब से कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो उसकी जो आयुर्वेद में जो सारवार बताई गई है, ये सारवार आप अपने हिसाब से घर पे नहीं करना है। आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है उसको आप कंसल्टेशन करना है, मिलना है, आपकी उम्र, आपकी वय, आपका जो प्रदेश है, आपका जो खान पान है, आपके प्रकृति जो शरीर की है, उसके हिसाब से ये दवाई लेनी है। इसलिए आप खुद मेडिकल स्टोर से दवाई परचेज करना नहीं है। रेगुलरली हम कब्ज़ के लिए एक तो पहले जो खाना जो हम खा रहे हैं उसका पाचन होना चाहिए। तो पाचन की जो भी दवाई है आयुर्वेद में, शंखवटी है, संजीवनीवटी है, अग्निकुंडीवटी है, आम पाचनवटी है, इसमें से आप दवाई यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रकृति है दर्दी का, मरीज़ का, उसके हिसाब से। बाद में मल अच्छी तरह से पास हो जाए उसके लिए हरितकी और हरड़े की जो भी प्रिपरेशन है, हरड़े का टैबलेट है, हरड़े का पाउडर है, और एरंड तेल में जो भुना हुआ हरड़े है, एरंड भ्रुष्ट हरितकी, वो ले सकते हैं। घृत में जो भुना हुआ हरड़े है, घृत भ्रुष्ट हरितकी, वो ले सकते हैं। पंचसकार चूर्ण है, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है, इसमें से कोई भी चूर्ण या पाउडर आप आपके जो प्रकृति तासीर के हिसाब से सिलेक्शन करके डॉक्टर के पास से ले सकते हैं। दूसरा एक अभिया अरिष्ट करके एक प्रिपरेशन है, वो भी पाचन का और कब्ज़ के लिए अच्छा प्रिपरेशन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दीनदयाल चूर्ण करके आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से भी बहुत सारी दवाई में से आपकी तासीर, बॉडी, प्रकृति के हिसाब से आप डॉक्टर का कंसल्टेशन करके ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये पूरे कब्ज़ के बारे में, जो भी उसके लक्षण हैं, कारण हैं, आप घर पे क्या क्या इलाज कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, और दवाई, उसके बारे में आपको पूरा बताया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने जो आपको बताया आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप जो भी डॉक्टर्स फैमिली है, आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनको मिल सकते हैं। आपके पेट के बारे में, आपके रोग के बारे में उनसे आप मदद ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।